नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल RAS एजुकेशन हब में। देखिए मित्रों, हम पिछले कई दिनों से रीट के लिए कक्षा 9वीं की सामाजिक विज्ञान की पुस्तक को पढ़ रहे थे, जिसमें हम 4 टॉपिक पढ़ चुके हैं। विश्व की प्राचीन सभ्यताएं, विश्व के प्रमुख दार्शनिक चिंतन, प्राचीन भारत और विश्व, सामाजिक सुधार और धार्मिक पुनर्जागरण। ये 4 टॉपिक है मित्रों, कवर कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे 5वां टॉपिक। वो टॉपिक रहेगा हमारे भारत में राष्ट्रीयता। ठीक है, इसके सिवाय और भी कोई आपका डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, और जिनके पास नोट्स नहीं हैं तो इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया जा रहा है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और जिन अभ्यर्थियों के पास में है तो उनके लिए ये पुनरावृत्ति या रिवीजन का काम हो जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। वीडियो पसंद आए लाइक करना, अपने मित्रों में शेयर ज़रूर कर लेना। और तो बढ़ते हैं उस टॉपिक पर। हाँ प्यारे अभ्यर्थियों, हम पहुँच चुके हैं हमारे टॉपिक पर और हमारा टॉपिक है भारत में राष्ट्रीयता। ठीक है, अब देखिए मित्रों, राष्ट्र को की परिभाषा देख लेते हैं। ठीक है, अब राष्ट्रवाद किसे कहते हैं? देखो, राष्ट्र के सदस्यों में पाई जाने वाली राष्ट्रभक्ति, आत्मीयता, देश प्रेम व देश के प्रति त्याग व समर्पण का भाव ही क्या कहलाता है मित्रों? राष्ट्रवाद कहलाता है। एक जाति या नस्ल और उसका भूभाग राष्ट्र की श्रेणी में आता है। यदि जन, भूमि, संप्रभुता व संस्कृति चारों तत्व अगर मिल जाते हैं तो वो एक आदर्श राष्ट्र की श्रेणी में आता है। आदर्श राष्ट्र के लिए इन 4 तत्वों की आवश्यकता होती है। एक जन की, भूमि की, संप्रभुता और संस्कृति। ये 4 तत्वों अगर मिल जाते हैं तो वो राष्ट्र आदर्श राष्ट्र की श्रेणी में आता है। ठीक है, अब देखो लिखा हुआ है अनिवार्य तत्व किसके लिए? आदर्श राष्ट्र के लिए जनता और संस्कृति, जन, भूमि, जन और संप्रभुता ये चारों अगर मिल जाते हैं तो वो राष्ट्र आदर्श राष्ट्र की श्रेणी में आता है। ठीक है, आगे बात करें। ब्रिटिश विद्वान सर जॉन स्ट्रेसी एवं सर जॉन सीले ने भारतीय राष्ट्रवाद का जन्म 19वीं शताब्दी की देन बताया है। यानी कहने का मतलब ये हुआ मित्रों कि ब्रिटिश विद्वान थे सर जॉन स्ट्रेसी और सर जॉन सीले ने भारतीय राष्ट्रवाद का जन्म है मित्रों 19वीं शताब्दी में बताया कि 19वीं शताब्दी में ही इस भारतीय राष्ट्रवाद का जन्म हुआ था। आगे वैदिक साहित्य से हमें राष्ट्रीयता की स्पष्ट जानकारी मिलती है। किससे मिलती है? वैदिक साहित्य से। वैदिक साहित्य के बारे में हम छोटी मोटी बात कर चुके हैं पहले अध्याय में। यजुर्वेद और अथर्ववेद में राष्ट्रवाद की स्पष्ट व्याख्या की गई है। यजुर्वेद में राष्ट्र के प्रति नागरिकों क्या कर्तव्य हैं उनको समझाया गया है। किसमें? यानी राष्ट्र के प्रति नागरिकों के कर्तव्य किस वेद में समझाए गए हैं? तो ये ध्यान रखना, ये है यजुर्वेद। ठीक है, 19वीं शताब्दी के मध्य से भारत में अंग्रेज़ों के विरुद्ध लोगों में राष्ट्रीय चेतना की भावना विकसित हुई, जिसमें राष्ट्रीय आंदोलन का रूप ले लिया था। अंग्रेज़ों ने भारत पर अधिपत्य की शुरुआत है वो बंगाल से की और कोलकाता 1911 तक ब्रिटिश भारत की राजधानी रही। उसके बाद में चेंज कर लिया और दिल्ली राजधानी बना दी गई थी। ठीक है, और पाश्चात्य विद्वान विलियम जोन्स, प्रिंसेस मैक्समूलर और फर्गुसन एवं भारतीय विद्वान राजेंद्र लाल मिश्रा, इसमें मित्रा लिखा हुआ है, तथा विलियम जोन्स ने संस्कृत ग्रंथों को अंग्रेजी में अनुवाद करवाए। कहने का मतलब ये हुआ कि जो पाश्चात्य विद्वानों में विलियम जोन्स है, प्रिंसेस है, ठीक है, और मैक्समूलर है और फर्गुसन है, और भारतीय विद्वान राजेंद्र लाल मित्रा और विलियम जोन्स ने संस्कृत जो ग्रंथ है उनका अंग्रेजी में अनुवाद करवाया। किसमें करवाया? संस्कृत का अंग्रेजी में अनुवाद करवाया था। 1861 में कनिंघम के नेतृत्व में पुरातात्विक अन्वेषण व उत्खनन प्रारंभ हुआ। यानी कहने का मतलब ये हुआ उत्खनन प्रारंभ नहीं हुआ था, पुरातात्विक जो अन्वेषण जो कार्यालय है उसकी स्थापना कर दी गई थी 1861 में। ठीक है, और अंग्रेज़ों द्वारा भारतीयों का हर प्रकार से शोषण 1837 से लेकर 1857 ईस्वी तक ब्रिटिश नीतियों के विरुद्ध होता रहा। इन कहने का मतलब युवा कि 1837 से लेकर 1857 तक ब्रिटिश
अपनी नीतियों से अंग्रेज़ है वो अपनी नीतियों से भारतीयों का हर प्रकार से शोषण करते आ रहे थे। ठीक है, और इन अंग्रेज़ों के विरुद्ध अनेक विद्रोह हुए, जिसमें नागरिक विद्रोह है, आदिवासियों के विद्रोह है, किसान विद्रोह है आदि सम्मिलित है। लॉर्ड मेकाले था, लॉर्ड मेकाले की अंग्रेज़ी भाषा भारतीयों को गुलाम बनाना चाहती थी। इन कहने का मतलब हुआ कि 1835 की, आपको पता होगा, 1835 की एक शिक्षा पद्धति लेकर आया था लॉर्ड मेकाले। वो अंग्रेज़ी भाषा थी और अंग्रेज़ी भाषा वो भारतीयों को गुलाम बनाना चाहती थी, भारतीयों को गुलाम बनाना चाहती थी। लेकिन ये भाषा थी ना जो अंग्रेज़ी, ये भारतीयों के लिए विश्व संपर्क की भाषा बन गई, यानी विश्व से संपर्क, यानी विश्व के साथ अपने संबंध स्थापित करने की भाषा बन गई थी। और इसका परिणाम ये हुआ कि अंग्रेज़ी भाषा से विभिन्न राष्ट्रीय विचारों से प्रभावित हुए और उन्होंने राष्ट्रवाद का बल है वो आंतरिक आत्मा में भर गया, यानी राष्ट्रवाद का बल उनको मिल गया था। और आनंद मठ एवं नील दर्पण नाटकों के मंचन से राष्ट्रवाद को प्रोत्साहन मिला, यानी आनंद मठ और नील दर्पण के जो नाटक है उससे राष्ट्रवाद को बढ़ावा मिला। आनंद मठ के बारे में बात करें मित्रों तो बंकिम चंद्र चटर्जी है, बंकिम चंद्र चटर्जी का आनंद मठ है वो देशभक्ति का पर्याय बन गया था। जो आनंद मठ है ना ये बंकिम चंद्र चटर्जी का था, जो ये क्या हुआ कि देशभक्ति का पर्याय बन चुका था। और आनंद मठ से ही आपको पता होगा कि वंदे मातरम गीत लिया गया है। पूछ लिया जाता है कि वंदे मातरम गीत कहाँ से लिया गया है, तो आनंद मठ से लिया गया है। और वंदे मातरम जो गीत है मित्रों ये आंदोलनकारियों की प्रेरणा का एक मुख्य स्रोत माना जाता है उस वक्त का। ठीक है, आगे बात करें, सन 1800 में कोलकाता के समीप श्री रामपुरा में छापा खाने की शुरुआत हुई थी। हालांकि इस बारे में मैं सत्य नहीं मानता हूँ, हो सकता है ये गलत हो सकता है। इसकी शुरुआत लगभग 1570 में मानी जाती है, आप एक बार इसको गूगल मार लेना। 1774 में प्रथम समाचार पत्र इंडिया गजट व 1780 में बंगाल गजट प्रकाशित किया गया। राष्ट्रीय भावना की दृष्टि से राजा राममोहन राय ने संवाद कौमुदी व मिरातुल अखबार प्रकाशित करवाई, यानी मैंने आपको पहले भी बताया था पिछली वीडियो में कि राजा राममोहन राय ने संवाद कौमुदी और मिरातुल अखबार प्रकाशित करवाया था। ठीक है, इनकी कौन कौन सी भाषाएं थी वो आपको मैंने पहले बता दी है, आपको याद रखनी है, परीक्षा में पूछा जा सकता है। हिंदी भाषा का प्रथम समाचार पत्र है वो आपको ध्यान में रखना है, उदंत मार्तंड है, और इनका 1820 में प्रकाशन हुआ था। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने सोम प्रकाश का प्रकाशन किया, और ईश्वर चंद्र जो है हरीश चंद्र मुखर्जी ने हिंदू पैट्रियट हिंदू राष्ट्रभक्त या हिंदू देशभक्त का प्रकाशन किया। 1868 में अमृत बाजार पत्रिका का भी प्रकाशन किया था। ठीक है, तो याद रखना, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने सोम प्रकाश का और हरीश चंद्र मुखर्जी ने हिंदू पैट्रियट का प्रकाशन किया। तिलक ने मराठी भाषा में केसरी और अंग्रेज़ी भाषा मराठा प्रकाशित किया। तो जिन अभ्यर्थियों ने अभी फ़िलहाल एक प्री रीट का आयोजन करवाया था शायद कलाम अकेडमी ने, तो उसमें प्रश्न पूछा गया था कि केसरी किस भाषा में है। ठीक है, तो केसरी मराठी भाषा में है। आप याद ये रखना कि जो मराठी है मराठी भाषा में केसरी है और मराठा है वो अंग्रेज़ी भाषा में। इन कहने का मतलब उन्होंने प्रकाशित किए थे, एक थी केसरी और एक मराठा। अब इसको उल्टा याद रखना, मराठा था वो मराठा भाषा में, मराठा था वो मराठी में नहीं था, किस में था, अंग्रेजी में, जबकि केसरी थी वो मराठी में थी न कि अंग्रेजी में। तो इस प्रकार याद रखना कि केसरी थी वो मराठी भाषा में थी और मराठा वो अंग्रेजी भाषा में था। तो ये आपके प्री रीट में शायद पूछा गया प्रश्न था, ये किसी क्वेश्चन संस्थान ने पेपर लिया था आपके, और बहुत सारे अभ्यर्थियों ने दिया भी था। समस्त समाचार पत्रों ने बलिदान एवं राष्ट्रवाद का वातावरण तैयार किया। ठीक है, भारतीयों को सेना व प्रशासन में उच्च पदों से वंचित रखना, भारतीयों से भेदभाव रखना। 1857 की क्रांति के बाद भारतीयों का अपमान व अत्याचार लगातार बढ़ता गया। कानून के समक्ष अंग्रेजों व भारतीयों की असमानता आदि कारणों से धीरे धीरे भारतीयों में असंतोष उत्पन्न हुआ, और असंतोष उत्पन्न होने का मतलब आपको पता है कि 1857 की क्रांति होना है। अब थोड़ी सी बात करते हैं ब्रह्मा समाज के बारे में। वैसे हम कर चुके हैं बात पहले। ब्रह्मा समाज के संस्थापक थे राजा राममोहन राय, और इनकी स्थापना 1828 में 20 अगस्त 1828 को हुई थी। इसके बारे में आप जानते हैं। इनको आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है, इसको आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है। अब बात करें ब्रह्मा समाज की, तो ब्रह्मा समाज के ही थे केशव चंद्र सेन। इन्होंने सामाजिक समानता एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता
व हिंदी के प्रयोग पर बल दिया। राजा राम मोहन राय जी आधुनिक शिक्षा का प्रचार किया, प्रेस की आज़ादी व स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया था। आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती जी ने स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग व स्वराज्य पर जोर दिया। स्वामी विवेकानंद जी ने 1893 में शिकागो के धर्म सम्मेलन में वेदांत उपदेश देकर भारत का मान बढ़ाया। इंग्लैंड में भारत के गृह सरकार का सारा खर्चा भारत द्वारा ही वहन किया जाता। कहने का मतलब ये हुआ मित्रों, हाँ मित्रों, इंग्लैंड में भारत की गृह सरकार का सारा खर्चा भारत द्वारा ही वहन किया जाता था। भारत से धन का अपहरण, कुटीर उद्योग का विनाश, किसानों का शोषण आदि का भारतीयों ने विरोध किया। भारत को स्वतंत्र कराने वाले क्रांतिकारी जिसमें भगत सिंह है, राजगुरु है, सुखदेव, चंद्रशेखर आज़ाद, चापेकर बंधु, अशफाक उल्लाह खां, राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, खुशीराम बोस, प्रफुल्ल चंद्र, वासुदेव बलवंत फड़के, वीर सावरकर, सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, अरविंद घोष, पंडित जे.एल. नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और महात्मा गांधी। ठीक है, वीर सावरकर ने 1857 की क्रांति को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का, वहीं 1857 की क्रांति को अंग्रेजों ने सैनिक विद्रोह या गदर का। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखना, ये प्रश्न कई दफ़ा पूछा गया है। तो भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा? तो वीर सावरकर ने 1857 की क्रांति को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा? तो वो कहा आपके वीर सावरकर जी ने। तो कई दफ़ा पूछा गया प्रश्न है, तो इसलिए आपको थोड़ा ध्यान रखना है। देखो, स्वतंत्रता संग्राम का कारण क्या था, क्यों हुआ इस 1857 क्रांति क्यों हुई, इसके पीछे क्या कारण रहा था? तो प्रशासनिक कारणों की बात करें मित्रों, तो अंग्रेज़ों की जो नीति थी वो थी साम्राज्यवादी नीति। ठीक है, साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा से लॉर्ड वेलेस्ली ने, यानी साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा से लॉर्ड वेलेस्ली झांसी, सतारा, नागपुर, अवध को अंग्रेजी शासन में मिला दिए। कहने का मतलब हुआ कि लॉर्ड वेलेस्ली ने झांसी है, सतारा है, नागपुर है और अवध को अंग्रेजी शासन में मिला दिया था। और उच्च सेवाओं में भारतीयों की नियुक्ति नहीं की, बल्कि अंग्रेजों की नियुक्ति कर दी। बात करें सामाजिक कारण की, तो अंग्रेज भारतीयों की घृणा की दृष्टि से, कहने का मतलब ये हुआ कि अंग्रेज़ है वो भारतीयों को घृणा की दृष्टि से देखते थे। भेदभाव, काले गोरे का भेदभाव करते थे। पाश्चात्य सभ्यता लादना, यानी कि पाश्चात्य सभ्यता लादने की विशेषता करती। भारतीयों को रेल की प्रथम श्रेणी में यात्रा करने की अनुमति नहीं थी, यानी भारतीय रेल की प्रथम श्रेणी में यात्रा नहीं कर सकती थी। सन 1856 में पैतृक संपत्ति कानून के अनुसार उत्तराधिकारी के नियम में यह परिवर्तन कर दिया कि कोई हिंदू ईसाई धर्म स्वीकार कर लेगा तो पैतृक संपत्ति मिलेगी। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि पैतृक संपत्ति कानून ये हुआ कि जिसके जो निसंतान अगर शासक की मृत्यु हो जाती है तो वो किसी को गोद नहीं ले सकता था, यानी वो संपत्ति नीलाम कर दी जाती। अगर वो इस्लाम धर्म अपना लेता है तो उसकी संपत्ति वहीं रहेगी, नहीं तो वो संपत्ति, उसकी पैतृक संपत्ति नहीं रहेगी, बल्कि वो अंग्रेज़ों द्वारा छीन ली जाएगी। ठीक है, इसलिए वे चाहते थे कि अधिक ईसाईकरण किया जाए, इन ईसाई धर्म को स्वीकार करवाया जाए। और धार्मिक कारण की बात मित्रों की जाए तो अंग्रेज़ों का जो उसका उद्देश्य था, उसका परम उद्देश्य था, वो ये था कि भारत में अपना धर्म जो ईसाई था उसका बहुतायत प्रचार करना। हाउस ऑफ कॉमन्स में ईस्ट इंडिया कंपनी के अध्यक्ष थे मैगल्स ने कहाँ पर कहा उन्होंने, हाउस ऑफ कॉमन्स में कहा था उन्होंने कि देवयोग से भारत का विस्तृत साम्राज्य अंग्रेज़ों को मिला है ताकि अपने मजहब की पताका भारत के एक छोर से दूसरी छोर तक फहरा सके। ठीक है, और 1813 में चार्टर एक्ट के द्वारा मजहब प्रचारकों को भारत में रहने व अपने मत का प्रचार करने की स्वीकृति भी मिल गई थी। कब मिली? 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा। सेना में पादरियों की नियुक्ति होने लगी। और अब बात करें सैनिक कारण की, तो 1857 की क्रांति की शुरुआत सैनिक असंतोष के रूप में हुई। वेतन भत्ते
पदोन्नति